स्वागत है आपका अपने चैनल 10-17 मिनट के में। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि ईपीएफओ के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का परिचय, इतिहास और शब्दावलियों का जिक्र करेंगे। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो स्लोगन के साथ, नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियोस। ठीक है, तो अपने सीरीज में मैंने 10 क्लासेस का टारगेट रखा है, यानी मैं टोटल 10 क्लासेस रखूंगा जो कि आईआर और लेबर लॉ से रिलेट करेंगे। आईआर और लेबर लॉ से रिलेट करने वाले 10 वीडियो में पहला वीडियो होगा आईआर का परिचय, इतिहास और शब्दावलियाँ एवं उसके दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के डेफिनेशन पे है, तो औद्योगिक संबंध एक व्यापक अवधारणा है। अच्छा, औद्योगिक संबंध एक व्यापक अवधारणा है। यह मालिकों, कर्मचारी को और सरकार के बीच रिश्ते का अध्ययन है। इसमें ट्रेड यूनियन, उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग और विवादों जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल है। यह क्यों और कैसे पर केंद्रित है। इसके साथ ही जो श्रम कानून यानी लेबर लॉज हैं, वे सरकार के नियम या उपकरण हैं जो सरकार इस रिश्ते को नियंत्रित करने के लिए बनाती है। यह क्या पर केंद्रित है, मुख्यतः यह क्या पर केंद्रित है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो आईआर एक समस्या या प्रक्रिया है और लेबर लॉ उसकी संवैधानिक संरचना। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है आईआर और लेबर लॉ को कंपेयर करके हुए। आगे देखते हैं। तो औद्योगिक संबंध के डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया, हालांकि और एक्सप्लेन करके बताएं तो ये कर्मचारियों, मालिकों और सरकार के बीच रिश्ते का अध्ययन है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कामगार, जो कि वर्कर्स, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और सरकार एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं और काम की शर्तों को कैसे तय करते हैं। अच्छा, और इसका उद्देश्य क्या है। तो आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का उद्देश्य देखा जाए तो उत्पादन की बढ़ोतरी हो, श्रमिकों का शोषण न हो, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही न्याय मिले। ठीक है, इसके मुख्य हितधारक यानी इसमें कौन-कौन सी पार्टीज़ शामिल होती हैं। तो देखिए, हितधारक और पार्टीज़ में थोड़ा-सा अंतर है। हितधारक में देखा जाए तो मेनली इसके 3 हितधारक होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसके बेनिफिशियर होते हैं, जो कि पहला है सरकार, दूसरा है नियोक्ता और तीसरा है कर्मचारी। अब कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि पार्टीज़ क्या-क्या होती है। तो इस पार्टीज़ में इन तीनों के अलावा 2 और हम ऐड करेंगे। वो दोनों कौन हैं? तो वो दोनों होंगे, पहला तो होगा ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी अधिकरण हैं, है ना? ट्रिब्यूनल बोर्ड्स, ये इसके पार्ट हो जाएँगे। और एक और पार्ट होगा इसका कोर्ट यानी न्यायालय। तो ये भी इन पार्टीज के अंदर आएंगे, क्योंकि इन दोनों के थ्रू ही सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के संघर्षों का निदान होता है, के मध्य के संघर्षों का निदान होता है। आईआर के क्षेत्र यानी किन किन क्षेत्रों में क्या क्या इसके स्कोप होते हैं, किन किन क्षेत्र में यह काम कर सकता है। तो आईआर सामूहिक संबंध को बनाए रखता है, यानी ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के अंतर्गत कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। व्यक्तिगत संबंध यानी किसी पर्टिकुलर कर्मचारी और उसके प्रबंधक के मध्य संबंध स्थापित करता है। थर्ड है संघर्ष प्रबंधन, यानी सुलह और न्याय निर्णय कराता है। श्रम विधान यानी कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून पालन करवाना बनाता है। श्रम विधान के मूल सिद्धांत क्या है, तो टोटल 4 सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भी आर्थिक विकास का लाभ मिले और उसका शोषण न हो। यानी समाज का सबसे निचला व्यक्ति जो कि किसी गांव में, किसी खेत में काम कर रहा होगा, उसको भी आर्थिक विकास का लाभ मिले, यही सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण क्या है, तो श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराना सामाजिक कल्याण है। सामाजिक सुरक्षा क्या है, तो सेवानिवृत्ति, बीमारी, बेरोजगारी जैसी आकस्मिकताओं यानी कंटिजेंसी में वित्तीय सेवा प्रदान करना। इसमें ईपीएफ और ईएसआई इसी पर आधारित है। ईपीएफ और ईएसआई को अभी हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। चौथा है संरक्षण। संरक्षण यानी श्रमिकों को नियोक्ता के शोषण से बचाना। ये होता है, ये है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का छोटा सा परिचय। ये बस छोटा सा परिचय मात्र है, ये भी कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है। हम टोटल 10 वीडियोस में अलग-अलग वीडियोस में इसके अलग-अलग टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये छोटा सा परिचय से आपको पता चला होगा कि औद्योगिक संबंध होता क्या है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज़ करके पढ़ते रहिएगा। अब हम थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में श्रम संबंध, मध्यकालीन भारत में श्रम संबंध और आधुनिक भारत में भी श्रम संबंध था कि नहीं। तो प्राचीन भारत में श्रम संबंध की बात करें तो सबसे पहले एक आता है दास प्रथा। तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार दास प्रथा प्रचलित था। यानी दास दास होते कौन थे, तो दास मुख्यतः युद्ध में हारे हुए लोग, जन्म से दास, ऋण न चुका पाने वाले दास, ये सभी लोग जो उनके राजाओं के यहाँ काम करते थे उनको दास बोला जाता था। इन्हें संपत्ति माना जाता था, इंग्लिश में इसका नाम चैटल। कोई अधिकार नहीं था, यानी दासों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। मालिकों का यहाँ पे मालिकों का पूर्ण नियंत्रण इन्हें प्राप्त था। मालिकों का पूर्ण नियंत्रण इनके ऊपर होता था। दूसरा टर्म है वर्ण व्यवस्था और श्रम। कार्य का विभाजन जाति के आधार पर होता था। पारंपरिक और धार्मिक बाध्यता भी होती थी कि आपको ये बात माननी ही होगी, जातिगत और वर्ण व्यवस्था को। तीसरा टर्म है कर्मकार या फिर भृतक, जो कि वेज अर्नर, यानी वेज अर्नर को अगर समझना है तो सामान्य शब्द में भाड़े के मजदूर बोलते हैं। यानी ये अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्य करते थे। इनको भुगतान किया जाता था या तो वस्तु का या तो नगद का। समझौते का उल्लंघन पर दंड दिया जाता था। दंड की सुविधा क्या होती थी। श्रम सुरक्षा के नियम। श्रम सुरक्षा के नियमों की बात की जाए कि किस तरीके से लेबर के फेवर में कुछ बात होती थी कि नहीं, तो कोई कानूनी सुरक्षा तो नहीं थी। हालांकि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य की स्मृति में नैतिक संहिता यानी एथिकल कोड्स लिखे हुए थे। जैसे भुगतान यानी मजदूरी भुगतान का उल्लेख कि समय पर पैसा दे देना चाहिए। अर्थशास्त्र वो एक टर्म नहीं होता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, वैसा कुछ अर्थशास्त्र में लिखा था। दासों के साथ दुर्व्यवहार न करना, ये धर्मशास्त्र में लिखा था। दास कोई संपत्ति नहीं, सेवक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया एक एथिकल कोड है। ठीक है। मध्यकालीन भारत की बात की जाए
तो मध्यकालीन भारत में मुख्यतः सामंती जमींदारी व्यवस्था एवं मजदूर हुआ करते थे। ये कृषि क्षेत्र में व्याप्त थी। फोर्स्ड लेबर यानी अधीनस्थ या बेगार इसका आधार था। अभी हम आगे की वीडियोस में फोर्स्ड लेबर का वास्तविक में कितने मीनिंग होते हैं, टोटल 3 होते हैं, हम उसे भी पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत चाइल्ड लेबर फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है, फोर्स्ड मैरिज भी चाइल्ड फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आता है। ऐसी कई सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। कोई श्रमिक अधिकार की बात भी नहीं करता था, जमींदार की इच्छा सर्वोपरि होती थी। जो दस्तकारी या फिर श्रेणी व्यवस्था थी, इसका यहाँ पे निर्माण हुआ। निर्माण तो हालांकि इसका बौद्ध लेकिन महाजनपद काल में ही हो गया था, गिल्ड सिस्टम का, श्रेणी व्यवस्था का, लेकिन यहाँ पे इसका विकास देखने को मिलता है। यानी कारीगरों द्वारा निर्मित आधुनिक ट्रेड यूनियन का प्राचीनतम रूप था। उत्पादन की गुणवत्ता, मजदूरी दरें और बिक्री मूल्य तय किए गए। ये राजा व्यापारियों और छोटे व्यापारियों से बात कर सकते थे। गिल्ड व्यवस्था में बेसिकली ना कारीगर ही नहीं, छोटे छोटे व्यापारी भी शामिल हुआ करते थे। कलेक्टिव बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी का प्राचीनतम रूप था। यानी ये प्राचीनतम रूप था कलेक्टिव बार्गेनिंग का। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, तो ट्रेड यूनियन, बेसिकली ट्रेड यूनियन श्रमिक संबंध जब जाता है किसके पास, मैनेजमेंट के पास, किसी बड़ी कंपनी का, और वो लोग वहाँ से बातचीत करके वर्कर्स के फेवर में, अपना वर्कर्स के हित में फैसले करवाते हैं, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। इनमें वर्कर्स को कुछ बहुत त्याग करना पड़ता है और मालिकों को कुछ बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर वर्कर्स का डिमांड है कि हमें 3 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ट्रेड यूनियन जाएगा मैनेजमेंट के पास कि 3 दिन की छुट्टी मांगने आए हैं। तो वर्कर बोलेगा, तो मैनेजमेंट बोलेगा कि देखिए हम 3 दिन की छुट्टी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए, आप एक फुल डे की, आप 2 दिन काम करिए और आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा, है ना? यानी आपको 1 दिन की छुट्टी हम दे पाएंगे और 1 दिन का बोनस भी देंगे। तो इस तरीके से करके वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई। इसी को सामूहिक सौदेबाजी बोलते थे। ठीक है। शाही कारखाने मुगल काल में प्रसिद्ध थे। यानी ये स्किल्ड लेबर के हेतु एक ग्रुप हुआ करता था, जो पूर्णतः प्रशासक के नियंत्रण में था। यहाँ पे हथियार, गहने और वस्त्र निर्माण वगैरह किया जाता था। यानी मध्यकालीन के दौर में भी हमें सामाजिक न्याय का कोई कानूनी प्रबंधन नहीं मिलता है, श्रमिकों के न्याय की भी कोई खास किसी को चिंता थी नहीं। आगे देख बात करें आधुनिक काल, और आधुनिक काल में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और लेबर लॉस की, तो इसको मैंने टोटल 3 चरणों में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? यानी पहला मैंने आधुनिक काल जो कि अब तक, यानी अंग्रेजों के शासन जो कि 1750 से लेकर 2025 तक की बात करें, तो पहले मैंने इसको औपनिवेशिक काल यानी 1750 से 1947 के काल में बांटा है। तो इसको भी 3 चरणों में, इसके प्रारंभिक चरण, औद्योगिक औपनिवेशिक चरण और वैधानिक नियम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चरण के रूप में डिवाइड किया है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण का चरण, और तीसरा है स्वतंत्र भारत का चरण। स्वतंत्रता निर्माण और संविधान निर्माण जो कि 1945 से 1950 के बीच का काल है, और स्वतंत्र भारत यानी 1950 से लेकर 2025 यानी हम वर्तमान के काल तक की बात करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं औपनिवेशिक काल। इसके लिए कुछ पीपीटीज मैंने ऐड करी हुई है, क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो प्रारंभिक औपनिवेशिक का चरण, जिन्हें विघटन और संक्रमण का चरण बोला जा सकता है। अच्छा, क्या है इसमें? तो 1750 से लेकर 1850 के बीच, देखिए ये वो काल था जहाँ पे ईआईसी का शासन था। श्रम व्यवस्थाएं टूट गई थी, लेकिन आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था भी स्थापित नहीं हुई थी। कहने का मतलब है कि जो कुशल स्किल्ड लेबर थे, जो कि शाही कारखानों में काम किया करते थे, जो मैंने पीछे आपको बताया, जैसे कोई गहना बनाने वाला मजदूर था, लेकिन अब शाही कारखाना तो टूट गया, गहना बनाने वाले मजदूर के पास कच्चा माल ही नहीं है, अब वो गहना बनाए किसका? तो उसको जबरदस्ती आना पड़ा कृषि में। यानी अंग्रेजों ने पुरानी श्रम व्यवस्थाएं तोड़ दी, लेकिन उसके जगह पे दूसरे उद्योग नहीं बनाए थे अभी तक। ठीक है। तो इसके पहलू की बात की जाए, तो पहला पहलू दिखता है जमींदारी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त आया, जो कि 1793 में लागू किया गया। इसने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रभाव, तो बेकार यानी फोर्स लेबर में वृद्धि की। खेतीहर मजदूरों पर जमींदारों का शोषणकारी नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। श्रम संबंध पूरी तरीके से सख्ती और लगान पर आधारित हो गया। यह बहुत ही दयनीय काल हुआ करता था। दस्तकारी गिल्ड सिस्टम, मैंने बताया आपको, श्रेणियों का विनाश हो गया। कंपनी की नीतियों जैसे कच्चे माल पर नियंत्रण, निर्यात पर कर के कारण स्थानीय कारीगरों के गिल्ड श्रेणी ध्वस्त हो गया। श्रम का विस्थापन हुआ, कुशल कारीगर बेरोजगार होकर कृषि क्षेत्र में विस्थापित हो गए। औद्योगिक संबंध का पूर्ण विघटन था। इंडिगो, नील, कृषि को बाजारों मुख्य यानी मार्केट ओरिएंटेड बनाया गया, यानी जो मार्केट में डिमांड कर हो रहा है उसको उत्पादन करो। इसके लिए नील, कपास आदि नकदी फसलों से किसानों को अग्रिम ऋण देकर उन्हें बंधुआ मजदूरी के करीब लाया गया। यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी तरीके की नहीं दिखती है। किसान या मजदूर किसी भी प्रकार के सामूहिक सौदेबाजी या कानूनी अधिकार से वंचित था। हिम्मत ही नहीं होती थी कि अंग्रेजों के सामने आवाज उठा के बोल दिया जाए कि मालिक या सरकार हमको इतने रुपए दे दो। श्रम कानूनों का पूर्णतः अभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी श्रम कानून नहीं बनाया। उनका पूरा ध्यान अपने राजस्व को बढ़ाने और व्यापार को बढ़ाने पर केंद्रित था। इसी दौर में दूसरा काल आता है औद्योगिक औपनिवेशिक चरण, यानी शोषण और संगठन का उदय, दोनों एक साथ। यानी शोषण तो हो रहा है, साथ में संगठन की उदय हो रही है। कैसे? ये 1850 से लेकर 1920 का काल है। यह वो काल है जो जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में पूंजीवादी उत्पादन शुरू हुआ, जिससे आधुनिक इंडस्ट्रियल रिलेशन समस्याओं का जन्म हुआ। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड ने इतना पैसा कमाया, उनके उनके पूंजीपतियों के पास इतना पैसा हो गया कि वो पैसों का करें क्या? तो उन्होंने अपने अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में निवेश की भूमिका निभाई। यानी वो भारत में निवेश करने के मकसद से उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, उन्होंने सूती मिले, जूट मिले कलकत्ता में 1850 के दशक में स्थापित किए। तो इसी काल में जब मजदूर मिलों में काम करेंगे, मजदूर रेलवे ट्रैक बनाएंगे, तो मजदूरों के लिए कार्य की अवधि निर्धारित की गई, जो कि 12 से 16 घंटे हुआ करती थी। आप सोचिए, बच्चों और महिलाओं को तो अत्यधिक शोषण, पैसा कम काम ज्यादा, और टॉर्चर जो अलग होते थे वो लोग। असुरक्षित कार्यस्थल, शोषण के आधार अब सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक यानी पूंजीवादी हो गए।
यानी जो पहले शोषण का आधार जाति होता था, वर्ण व्यवस्था होता था, अब उसको हटा के धर्म व्यवस्था को भी हटा के पैसा ही नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या करे कोई? तो इस दौर में कुछ शुरुआती विधान ले आए गए, प्रयास मात्र था ये, जिसने आईआर यानी श्रमिक संबंध को बनाया। देखते हैं 1881 में पहला भारतीय कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड रिपन के काल, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश उद्योग को भारतीय मिलों से बचाने के लिए था। फोकस केवल बाल श्रम पे था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम प्रतिबंधित किया गया। देखिए, ये फिर से मैं बता दूं, एक जानकारी मात्र के लिए है, इसके बारे में डिटेल में हम लेबर लॉज में फिर से पढ़ेंगे। कारखाना अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसके बैकग्राउंड को जानें, इसके लिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। सेकंड, 1890 में बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन, लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय था, या फिर गवर्नर जनरल, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार बात कर लें। तो इसमें पहला अनौपचारिक श्रम संगठन था, श्रेय जाता है एन.एम. लोखंडे को, इनके द्वारा स्थापित था। अच्छा देखिए, 1881 से 1890 के बीच में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती रही है। कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लगी। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और भी बहुत सारे नेता, लाला लाजपत राय इसमें सम्मिलित होंगे, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। 1911 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड हार्ड। अच्छा, 1911 में हिस्ट्री में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, या फिर 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। पहली बार पुरुषों की कार्य अवधि को 12 घंटे तक सीमित किया गया, यह श्रमिकों के दबाव का परिणाम था। तो देखते हैं, पहली बार लड़ झगड़ के 1881 से 1911 के बीच में पुरुषों की कार्य अवधि 12 घंटे तक आई। पहले 16 घंटे 18 घंटे तक काम कराते थे। तीसरा, संगठित आंदोलनों का उदय। यह 1920 के बाद का काल है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई और संतोष ने श्रमिकों को एक राष्ट्रीय मंच पर एकजुट किया। 1920 में भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन होता है, जिस समय वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और यह भारत में श्रम को राष्ट्रीय राजनीतिक मंच देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसे किसने किया, क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे 4th वीडियो में। वैधानिक नियम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 1921 से 1947 के बीच में विश्व स्तर पर ऐसी चीजें होने लगी, जिसमें पहला देखने को मिलता है 1921 में ILO में भागीदारी, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी हुआ। उस समय वायसराय था लॉर्ड रेडिंग, और भारत ILO का संस्थापक सदस्य बना। ILO के माना जैसे 8 घंटे काम कार्य दिवस को अपनाने का दबाव पड़ा। 1919 में देखने को मिला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें श्रम को प्रांतीय पेशियों में शामिल किया गया, जिसमें प्रांतीय सरकार कुछ हद तक श्रम कानून बनाने का अधिकार मिला, जो कि अच्छी बात थी, क्योंकि प्रांत में भारत के तरफ से कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व भी जाया करता था। तो ये एक सुविधा प्राप्त हुई भारतीयों के पक्ष में, कुछ बात आने लगी धीरे धीरे। 1923 में देखने को मिलता है हमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, लॉर्ड रीडिंग के समय क्षतिपूर्ति का सिद्धांत स्थापित हुआ। यह पहला सामाजिक सुरक्षा का कानून था 1923 में, यानी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर ऐसा कुछ क्षतिग्रस्त एक्सीडेंटल डैमेज हुआ बेचारे को, उसको कुछ पैसा या फिर उसकी जगह पे किसी को नौकरी, इस तरीके का प्रावधान किया गया था। 1926 में व्यवसाय संघ अधिनियम आया, ट्रेड यूनियंस एक्ट, लॉर्ड इरविन के समय। ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली, पंजीकरण का अधिकार मिला, सामूहिक सौदेबाजी के सबसे महत्वपूर्ण कानून का आधार बना यह व्यवसाय संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, आपको इसे याद रखना है। 1936 में इसी प्रकार आया मजदूरी संदाय अधिनियम, लॉर्ड रिथिंगो के समय। फिर आता है पहला औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। इसने औद्योगिक विवादों को परिभाषित किया, सुलह न्याय निर्णय जैसे तंत्र स्थापित किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है अब इस 3rd सेगमेंट पर। स्वतंत्रता और संवैधानिक दर्शन। अच्छा, स्वतंत्रता के काल में क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने समवर्ती सूची बनाई अपने संविधान बनाते समय, जिसमें श्रम को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, यानी इस पर स्टेट और सेंटर, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमने कुछ अनुच्छेद हैं, जो कि 39D, 39 तो पूरा ही है, लेकिन 39D समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी में लोक सहायता, अनुच्छेद 42 काम की मानवीय दिशाएं मातृत्व सहायता, अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। उसके अलावा हमने कुछ मूल अधिकार दिए, मूल अधिकार कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। अनुच्छेद 23 देखने को मिलता है, जिसमें मानव दुर्व्यवहार और बेकार का सीधे तौर पर निषेध बोला गया। कालांतर में अनुच्छेद 21 की भी बात की जाती है। अनुच्छेद 21 एक गोवर्धन पर्वत है, जो कि कृष्ण भगवान उठाए होते हैं, जिसके अंदर में गांव वाले अपने गांव के सारे जानवर, लोगों के अपने अपने जरूरी सामान सब आते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ उस अधिकार में भी मानव हित की बात की जाती है। सामाजिक सुरक्षा और कानूनों का युग, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी बनी, यानी हमने 1948 में कारखाना अधिनियम में सुधार की, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ले आए, 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ESI मैंने बताया था आपको। उसके बाद EPF और MP एक्ट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंधन नियम आए, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली वित्तीय सुरक्षा शामिल की गई, कर्मचारी पेंशन योजना शामिल की गई, बीमा योजना शामिल की गई। इसके अलावा IR का विकास, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विकास, हमें उदारीकरण यानी 1991 के बाद भी देखने को मिला। 1991 के बाद LPG का प्रभाव पड़ा है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है।
आर्थिक सुधारों के कारण निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। आईआर का प्रभाव क्या हो रहा है? तो ट्रेड यूनियन की शक्तियों में कमी हुई, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण यूनियनों के सौदेबाजी की शक्ति कम हुई, संविदा श्रमिक का उदय हो गया, श्रमिक विवादों का बदलता स्वरूप, विवाद अब केवल वेतन पर नहीं बल्कि कार्य की सुरक्षा छटनी पर आधारित पर अधिक केंद्रित हुआ। कालांतर में अभी 2020 की बात करें तो 4 श्रम संहिताएँ बने, जिन्होंने मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता की बात की जाती है। जिन्होंने अगर मजदूरी संहिता की बात की जाए तो पूरे देश में ही न्यूनतम मजदूरी का एक राष्ट्रीय फ्लोर रेट तय किया गया। हड़ताल के नियमों को कड़ा करना, छँटनी के लिए सरकार अनुमति की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करना, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, महिला श्रमिकों को रात में काम करने की अनुमति देना, सुरक्षा शर्तों के साथ कार्यस्थल के सुरक्षा मानकों को बढ़ाना। इतने सारे कार्य किए गए। हालाँकि अभी ये पूर्णतः लागू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि समय के साथ इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा पुराने नियमों को हटा के। कुछ आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बताऊँगा, जिससे आपको जाते-जाते लगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। तो कुछ शब्दावलियाँ जो कि आईआर और लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। तो जैसे एक बात पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि औद्योगिक संबंध जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार के बीच रिश्ता और उसके नियम सम्मिलित हैं। लेबर लॉज़ यानी श्रम कानून, श्रम विधि, वह कानून जो नियोक्ता, कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करता है, जैसे वेतन, छुट्टी, सुरक्षा। ट्रेड यूनियन, व्यवसाय संघ, कर्मचारियों का संगठन जो सामूहिक रूप से अपने हितों के लिए लड़ता है। एग्जाम्पल में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इन सभी एक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने आपको बताया, नियोक्ता और ट्रेड यूनियन के बीच वेतन, शर्तों आदि पर समझौता करने के लिए होने वाली बातचीत। ट्रिपार्टी बॉडी, त्रिपक्षीय निकाय, जिसमें 3 पक्षों मैंने आपको ट्रायंगल बना के बताया था, जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार होता है। जैसे आईएलसी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का पहला गठन हुआ था 1966 में और इसके अध्यक्ष पता है कौन थे? गुलज़ारी लाल नंदा, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आईआर का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? तो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास का लाभ श्रमिकों को भी मिले और कानूनी अधिकार हों। अब मैं देखिए शब्दावलियों में टोटल 3 एस्पेक्ट्स हुए। पहला संबंध और संगठन से संबंधित था। पहला किससे था? संबंध और संगठन से संबंधित। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है काम और कामगार से संबंधित, यानी श्रमिक, नियोजक, संविदा श्रमिक, समुचित श्रमिक और अस्थायी आदेश। श्रमिक क्या है? वह व्यक्ति जो किसी उद्योग में शारीरिक या लिपिकीय कार्य करता है, वह श्रमिक कहलाएगा। एम्प्लॉयर क्या होता है? तो नियोक्ता या फिर नियोजक, वह व्यक्ति किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिकों को काम पर रखता है, उनका नियंत्रण करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, संविदा श्रमिक, वह श्रमिक जो सीधे नियोक्ता द्वारा नहीं बल्कि ठेकेदार यानी किसी आउटसोर्स यानी बाहर के किसी सोर्स द्वारा के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वह सरकार जो कि केंद्र या फिर राज्य में हो, जिसे किसी औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप करने या कानून बनाने का अधिकार होता है, वह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश, वे नियम जो कारखानों में रोजमर्रा के आचरण और शर्तों जैसे काम के घंटे की छुट्टी को लिखित रूप में परिभाषित करते हैं, उन्हें अस्थायी आदेश बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड है विवाद और समाधान से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, जिसमें औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो नियोक्ता और कर्मचारी श्रमिकों के बीच किसी भी काम या रोजगार की शर्तों को लेकर उत्पन्न हुआ मतभेद।